गुड प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियली। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनन्या की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो जो लोग मुझसे नए नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, क्या कर रहे हैं, कब करेंगे, कर लीजिए ना चैनल को सब्सक्राइब। चलिए लेट्स स्टार्ट स्टोरी। और हमारी स्टोरी शुरू होती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था, अनु गुस्से में आके यश को दीवार से लगाती है और उसे किस करने लगती है और उसकी किस बहुत ही डीप होती चली जाती है। ये किस यश को भी अच्छी लग रही होती है, वो भी अन्नू को पीछे नहीं हटाती है और अन्नू किस करते करते यश को बाइट कर देती है। फिर यश आउच करती है, जिससे अन्नू एकदम से पीछे हटती है और वहाँ यश को देखती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है, गार्डन में बैठ जाती जाके। इधर निधि यश से मिलने आती है और यश के मोबाइल पे उसके ग्रुप का मैसेज आता है, वो उनसे मिलने जाती है और ये निधि के साथ घर आ जाती है। निधि की नेक को देखती है, जहाँ वो उसके नेक पे जो निशान, उसे कोई निशान ही नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो वो देखने लगती है। नेक पे देखती है, वहाँ पे उसे कोई निशान नहीं दिखता है, तो निधि से कहती है, तो निधि भी देखती है और ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। यश को अपने गुरु की कही हुई बात याद आती है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करो, अपने ध्यान को केंद्रित करो। तो इस यश में सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ अन्नू अपनी माँ के पास बैठी हुई होती है, अपनी माँ से बातें कर रही होती है और इधर अन्नू के पापा जो कि थोड़े टेंशन में लग रहे होते हैं, तो वो अपना फ़ोन निकालते हैं, ब्रोकर को कॉल करते हैं। कॉल करके वो रूम से बाहर आ जाते हैं कॉरिडोर में। ब्रोकर से कहते हैं ठीक है मैं रेडी हूँ, वो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन मुझे रुपए कैश में चाहिए, मुझे सारा पैसा कैश में चाहिए। तो ब्रोकर से उधर से आवाज़ आती है ठीक है तुम्हारे सारा पैसा कैश में मिलेगा, लेकिन मैं 35 लाख से एक भी रुपए ज़्यादा नहीं दूंगा। तो अन्नू के पापा कुछ देर सोचते हैं, कहते हैं ठीक है तो मैं पैसे लेने के समय आऊँ। तो वो कहता है तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ सारे पैसे अभी के अभी। अन्नू के पापा वहीं कॉरिडोर में टहलने लगते हैं। इतने में ही हॉस्पिटल में शोर सुनाई पड़ता है सभी को, तो वो भी देखने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो देखते हैं स्ट्रक्चर पे कोई लेटा हुआ है, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक बस खून से लथपथ है। उसके हाथों से, उसके नेक से, गले से, सभी जगह से बस ब्लड ही ब्लड दिखाई पड़ रहा होता है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। तो अन्नू के पापा देखते हैं और उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। पीछे नर्स भी जा रही होती हैं, तो और वो आपस में ही बात कर रही थी। लो ये सिलसिला फिर चालू हो गया। तो दूसरी नर्स कहती है क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहती हो? तो वो कहती है तुम यहाँ पे नहीं हो ना, तो तुम्हें पता नहीं है यहाँ के लिए आज पूर्णिमा की रात है, और जब पूर्णिमा की रात आती है तो ये सिलसिला यहाँ पे ऐसे ही चलता रहता है। अभी तो ये तो पहला पेशेंट है, अभी ना जाने कितने और आएंगे सुबह तक, देखना। ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी ने श्राप दिया हो। जब ये पूरे चांद की रात आती है, तब यहाँ पे इस कस्बे में कहर बरसता है और ना जाने कितने लोग इस कहर का शिकार होंगे। पता नहीं ये सिलसिला कब तक ऐसे चलता रहेगा, कब हमें कोई बचाने यहाँ आएगा, इस श्राप से मुक्ति दिलाने को फरिश्ता आएगा। नहीं पेशेंट यहाँ पे आते हैं। पूरे चांद की रात जो है इस हिस्से के लिए तो श्राप सी बन गई हो, जैसे किसी का श्राप लगा हो यहाँ पे। तभी डॉक्टर तुरंत ही उसे ऑपरेशन वार्ड में ले जाते हैं और वो नर्सें भी वहाँ से चली जाती हैं। इधर अन्नू के पापा जब ये बात सुनते हैं और वो कुछ पल के लिए फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी होती हैं। उन्हें वो रात याद आती है जब वो
ऐसे ही पूरे चाँद की रात होती है। अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे होते हैं तो वो जंगल में जाते हैं। जंगल में है और उनके सामने से एक अजीबोगरीब इंसान आता है। और उसका नीचे का धड़ इंसान का होता है और ऊपर का धड़ एकदम से अलग सा होता है। लाल लाल आँखें, उसके पूरे फेस पे पूरे बाल ही बाल होते हैं। उसके नेल्स बड़े बड़े नेल्स होते हैं और वो गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन को पकड़ता है। जैसे ही उसके गर्दन पे अपना मुंह लगाने वाला होता है कि पीछे से कोई आकर उसके फेस पे पंजा मारता है और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। और अन्नू के पापा एकदम से डर जाते हैं और तुरंत वो सेंस में आते हैं और वो पूरे पसीने से भीग चुके होते हैं। तब वो चाँद को देखते हैं, तुरंत चाँद की तरफ देखने लगते हैं और वहाँ से परेशान होते हुए सीधे रूम में आते हैं। और जहाँ वो देखते हैं कि अन्नू अपनी माँ के पास ही सो जाती है और वो रूम में एक विंडो होती है, उससे चाँद की रोशनी रूम के अंदर आती है। वो तो जल्दी से जाके खिड़की बंद कर देते हैं, कर्टन लगा देते हैं। इससे अन्नू की नींद टूट जाती है। तो अन्नू अपने पापा से पूछती है, पापा क्या हुआ पापा, आप ये पर्दे क्यों लगा रहे हैं? तो अन्नू के पापा कह देते हैं, कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ वहाँ पे लेट जाओ, मैं तुम्हारी माँ के पास बैठा हूँ, जाओ। तो अन्नू मना करती लेकिन उसके पापा नहीं मानते और उसे लेटने के लिए कहते थे। तो अन्नू भी वहाँ से चली जाती है और पास में ही काउच पड़ा होता है, वो उस पर लेट जाती है। अन्नू की माँ ये सब देख रही होती है। अन्नू जाके लेटती है, थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। तो अन्नू की माँ अन्नू के पापा को देखती हैं, क्या बात है, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तो अन्नू के पापा कहते हैं, आज पूरे चाँद की रात है, पूरे चाँद की जब भी रात आती थी उसकी कैसी हालत हो जाती है। इनने हमेशा अन्नू को पूरे चाँद की जब भी रात आती है उससे पहले ही से अपने आप से दूर भेज दिया करता था। लेकिन हमें 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 अन्नू की हिफाजत करनी होगी, हमें इसका ख्याल रखना होगा, कहीं वो लोग अन्नू तक पहुंच ना जाए। आज की रात उन लोगों की शक्तियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनकी सोने की शक्ति भी और बढ़ जाती है। वो अन्नू तक पहुंच ना जाए, वो कहीं अन्नू को ढूंढते ढूंढते यहाँ भी ना आ जाए। मैं क्या करूँ? मैं इसी चीज़ को लेके इतना डर रहा हूँ, परेशान हूँ। तभी अन्नू की माँ कहती हैं, आप डरो मत, जैसे आज तक हम अन्नू की हिफाजत करते आए हैं अब भी करेंगे। वो बच्ची नहीं रही है, वो बड़ी हो गई है, उसे लेके आप इतना डरो मत, वो अपना ख्याल रख सकती है, अन्नू को कुछ नहीं होगा। तो अन्नू के डैड कहते हैं, आई होप सो, मैं भी यही चाहता हूँ, अन्नू को कुछ ना हो। और अन्नू हमारे पास किसी की अमानत है, बस एक बार वो मिल जाए, मैं अन्नू को उसे सौंप दूँ। तभी अन्नू की माँ कहती, नहीं, अन्नू मेरी बेटी है, अन्नू मेरी बेटी है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे पाला है, मैं उसे अपने से। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको अच्छे से पता है कि हम अन्नू को अपने पास नहीं रख सकते, हमें उसे देना ही पड़ेगा, भेजना ही पड़ेगा उसके अपनों के पास, अपनी कौम के पास उसे जाना ही पड़ेगा अपनी कौम की रक्षा करने के लिए। हम तो बस उसके माध्यम बनेंगे, उसे अपने उसे मिलाने के बस माध्यम बने हुए और कुछ नहीं, हमें उसे देना ही पड़ेगा। तभी अन्नू की माँ कहती, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, अन्नू मेरी बेटी है, मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, अन्नू मुझसे दूर नहीं जाएगी, वो मेरी बेटी है, मैं उसे खुद से दूर नहीं होने दूंगी। और आप कैसे पिता हैं, आप कैसे उसे अपने से दूर कर पाएंगे, कैसे आप उसके बगैर रह पाएंगे? और अन्नू की माँ रोने लगती है तो कहते, नहीं रह पाऊँगा, मैं भी नहीं रह पाऊँगा अन्नू के बगैर, लेकिन अन्नू को तो अपनों को बचाना ही होगा। अगर वो अपनों के पास नहीं जाएगी तो वो फिर अपनों को कैसे बचा पाएगी? और तुम देख रही हो हर बार यहाँ पे कैसा कहर बसता है, उसे तो रोक नहीं होगा अन्नू को। लेकिन
जब तक अन्नू अन्नू 23 साल की पूरी नहीं हो जाती तब तक उसकी शक्तियाँ उसे कभी नहीं पता चल पाएंगी। और हमने भी तो उनसे वादा किया था, जब तक अन्नू अपनी शक्तियों के पावर्स को पहचान नहीं जाती तब तक हम उसे अपने पास रखेंगे और फिर हम उसे अपनों के पास जाने देंगे, है ना। हमने भी तो वादा किया था। तो अन्नू की माँ कहती नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपनी नहीं नहीं नहीं, मैं अन्नू को नहीं जाने दूंगी। अन्नू मेरी बेटी है, मुझसे दूर नहीं हो सकती। तो अन्नू के पापा कहते हैं अरे आप क्यों नहीं समझती हैं, हम उसे तब तक ही अपने पास रख सकते हैं जब तक वो इस लायक ना हो जाए अपनी पावर को पहचानने लायक। फिर हमें उसे अपनों के पास भेजना ही पड़ेगा, जाने देना पड़ेगा। तो अन्नू की माँ एकदम से कहती नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी अन्नू को नहीं भेज सकती, नहीं भेज सकती। और ऐसा कहते कहते वो एकदम से बेहोश हो जाती हैं। तभी अन्नू के पापा घबरा जाते हैं और वो डॉक्टर को बुलाते हैं। और इतने में अन्नू की आँख खुल जाती है तो अन्नू तुरंत अपनी माँ के पास आती है। माँ 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 क्या हुआ, अब ठीक है माँ। और वो अन्नू को देखती है और तुरंत उठने लगती है। तो अन्नू ने कहती माँ आप उठिए मत, अब लट रही है। तो अन्नू की माँ अपनी बाहें खोलती हैं, अन्नू को हकड़ लेती हैं, अन्नू को बस वो प्यार करने लगती हैं, उसके फोrehead पे, चेक्स पे, सभी जगह किस करती हैं। अन्नू अन्नू तुम अन्नू आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना, अनु मुझसे वादा करो, तुम अपनी माँ को छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। तुम मेरी बेटी हो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम मुझे अपनी माँ को छोड़ोगी तो नहीं। तो अनु मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी, मैं खुद से दूर नहीं होने दूंगी, तुम्हें किसी को नहीं ले जाने दूंगी, किसी को छोड़ के तो नहीं जाओगी। तो अन्नू कहती नहीं माँ, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी और मुझे मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। माँ मैं आपको कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी, मैं आपके पास हमेशा रहूंगी और मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। अन्नू ऐसा कहती रहती है और उसकी माँ फिर बेहोश हो जाती हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और वो चेक करते हैं उन्हें। अन्नू अन्नू की माँ अन्नू का हाथ पकड़े हुए होती हैं। तो डॉक्टर कहते हैं आपसे मैंने कहा था ना, अब जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैंने आपसे बोला था। मैं उन डॉक्टर को बुलाऊं, अब जल्द से जल्द पैसे जमा करवाइए। तो अन्नू के पापा कहते हैं हाँ ठीक है, तो आप ऑपरेशन करिए। तो डॉक्टर कहते हैं आप जल्द से जल्द पैसे जमा करवा दीजिए। तो अन्नू के पापा कहते हैं सुबह तक डॉक्टर, मैं सुबह तक सारे पैसे जमा करवा दूंगा, आप बस ऑपरेशन की तैयारी करिए। तो डॉक्टर कहते हैं मैंने इंजेक्शन दे दिया, अब ये सुबह तक ठीक रहेंगे, लेकिन सुबह ही हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। तो अन्नू के डैड कहते हैं ठीक है डॉक्टर, मैं सुबह पैसे जमा करवा दूंगा सब। इधर अन्नू की माँ अन्नू की माँ सो जाती है और अन्नू अपनी माँ के पास ही बैठी रहती है पूरी रात। जब अन्नू के पापा डॉक्टर के पास से वापस आते हैं तो वो अन्नू को कंटिन्यू देख रहे होते हैं और ये अपनी वाइफ को भी देखते हैं, जो कि अभी भी अन्नू का हाथ पकड़े हुए हैं। वो बहुत ही टाइटली अन्नू का हाथ पकड़े हैं। ये देख के अन्नू के पापा कुछ नहीं कहते हैं और वो काउच पे जाके बैठ जाते हैं। तभी अन्नू अपने पापा से पूछती है पापा माँ क्या कह रही थी, मुझे उनसे कौन दूर करने वाला है और आप मुझे किसके पास भेजने वाले हैं। तो अन्नू के पापा ये बात सुनते हैं वो घबरा जाते हैं। तो कहते कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा इसलिए वो ऐसा कह रही हैं। तो अन्नू कहती नहीं पापा, माँ कह रही थी आप मुझे किसी के पास भेजने वाले हैं, आप मुझे मेरी माँ से दूर करने वाले हैं। तभी अन्नू के पापा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो ना तुम्हारी माँ की तबीयत नहीं सही है इसलिए वो ऐसा कह रही होगी और कुछ नहीं, आप अपनी माँ से कभी दूर नहीं जाएंगी। तो अन्नू भी कह देती है हाँ पापा, मैं अपनी माँ को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तभी अन्नू के पापा कुछ सोचने लगते हैं और वो फिर फ्लैशबैक में जाने याद आता है जिन्होंने उन्हें बचाया होता है। और वो एक लाइकन होता है और वो वहाँ से चला जाता है और ये लोग पहाड़ी वाले मंदिर में जाते हैं, जहाँ मंदिर में जब जाते हैं तो वहाँ पंडित जी मिलते हैं, जहाँ पंडित जी उन दोनों को प्रसाद देते हैं और वो कहते तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी,
तभी अन्नू के पापा कहते हैं, बस पंडित जी मेरी एक ही इच्छा है, हमारी तो बस पंडित जी एक ही इच्छा है, हमारे घर में कोई औलाद नहीं हुई, बस हम यही चाहते हैं हमारे औलाद हो जाए। तभी पंडित जी कहते हैं, इस मंदिर में जब भी जो भी मांगा है, जिसने भी मांगा है, सबकी मुरादें पूरी हुई हैं, तुम्हारी भी पूरी होगी। और ऐसा करके वो प्रसाद देके फिर मंदिर में चले जाते हैं। और इधर अन्नू की माँ और अन्नू के पापा फिर वापस आने लगते हैं उसी जंगल से। तभी वहाँ पे उन्हें उसी जंगल में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वो उस आवाज़ को सुनते सुनते वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं एक छोटा सा बच्चा रो रहा होता है और उसके आसपास कोई नहीं होता है। तो अन्नू की माँ उस बच्चे को सीने से लगा लेती है और इधर उधर देखती है। और अन्नू के पापा भी बहुत आवाज़ लगाते हैं, लेकिन बाहर से कोई नहीं आता है। तभी ये लोग उस बच्चे को लेके घर आ जाते हैं और को अपना मान ले कि पत्नी की तो जैसे जो इच्छा थी, मुराद थी, वो पूरी हो गई थी। उनकी सोनी गोद भर गई थी। अब उनकी तो पूरी लाइफ जो उस बच्चे के ही आगे इर्द गिर्द घूमने लगती है। और ऐसे वो सोचते ही देखते वो बच्ची कितनी बड़ी आज हो गई है। और वो बच्ची अन्नू ही थी। तो वो फिर उठते हैं, अन्नू के पास जाके उसके बड़े प्यार से उस पर हाथ फेरते हैं, उसके फोrehead पे किस करते हैं, फिर आके काउच पे बैठ जाते हैं। बस अन्नू को ही देखते रहते हैं। तुम लेटो, मैं तुम्हारी माँ के पास हूँ। तो अन्नू उठने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसका हाथ ही नहीं छोड़ती है। तो अन्नू फिर वहीं पे बैठ जाती है, अपने पापा से कहती है, पापा आप जाके लेट जाओ। अन्नू के पापा काउच पे बैठ के बस अन्नू को और अन्नू की माँ को देखते ही रहते हैं। रात भर वो सो नहीं पाते हैं। इधर यस बेड पे बैठी ध्यान लगा रही थी, लेकिन वो जब भी आंखें बंद करती तो उसे अन्नू के साथ बिताई हुई वो रात और अन्नू का किस करना, लिप्स पे बाइट करना, वो का आई हेट यू कहना, वही सब उसे याद आ रहा था, जिससे उसके चेहरे पे स्माइल भी आती है। थोड़ी देर में गुस्सा आ जाता है। फिर आंखें खोलती, फिर आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करते। वो कई बार ऐसा करती, लेकिन उससे हो ही नहीं पा रहा था। और उसके चेहरे पे जो स्माइल थी उसे देखकर निधि कहती है, तुझे क्या हुआ, तू इतनी स्माइल क्यों कर रही है, तू मुझसे कुछ छुपा रही है। तो यश कहती, मैं क्या छुपाऊंगी, कुछ नहीं छुपा रही हूँ मैं। तो निधि कहती, नहीं तू मुझसे कुछ छुपा रही है। तो ऐसा हुआ है तो पता ना। तो आंखें जब भी बंद कर रही है तेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वेट लेट मी गेस, ये जब भी आंखें बंद कर रही है तेरे सामने क्या अन्नू आ रही है। तो यस एकदम से निधि को देखने लगती है कि तुझे कैसे पता। तो निधि कहती, ओह माय गॉड आई एम राइट और नॉट। तो यस कहती, यस यू आर राइट। तो निधि कहती, तो मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ तो तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसे तू भुला नहीं पा रही है और जो तुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और इसीलिए तू कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। चल पता ना क्या हुआ तुम दोनों के बीच। देख यस, अब मुझसे तुम बस कुछ भी मत छुपाना। अब मुझे सब कुछ सच सच बता। अब मुझे सब कुछ सच सच जाना है। आफ्टर ऑल मैं यार तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम मुझे से छुपा रही है, ये तो गलत है ना। यस चल बताना, जल्दी बता। ऐसे वो यस से पूछने लगती है। तो यस उसे तभी यस निधि को ईच एंड एवरीथिंग बताती है, जिसे सुन के यस निधि कहती, ओह माय गॉड, सच में अन्नू ने तुझे किस किया। वाओ पब सी सो वाइल्ड। तभी निधि कहती है, यस स्टूपिड, वो तुझसे देख कितना प्यार करती है। अब तो तू उसे बता दे, अब उसके प्यार को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती। यस ब्लश करते हुए कहती है, हाँ मैं बता दूंगी, आई एक्सेप्टेड। ओए होए, मेरी कुड़ी तो शर्मा रही है, ब्लश कर रही है। यस तू ब्लश कर रही है। यस मेहता,
दी ग्रेट ऐश्वर्या मेहता प्लस कर रही है। फाइनली ऐश्वर्या मेहता को अन्नू से प्यार हो ही गया, तो इस पे तो पार्टी बनती है। यस, तो पार्टी कब दे रही है और तू अन्नू को कब बताएगी? माई फीलिंग्स। यस कहती है हाँ ठीक है, मैं आई एक्सेप्टेड माई फीलिंग। हाँ, मैं भी अन्नू से प्यार करती हूँ। तभी निधि जल्दी से उठती है और कहती वाओ यस, और उसे हक कर लेती है। कहती तो हम वेट किसका कर रहे हैं, चलो ना अन्नू को बताते हैं। तो यस कहती नहीं, अभी नहीं, अभी हम नहीं बता सकते। तो निधि देखती कि वाई, वेट वेट वेट, हम अभी नहीं बता सकते हैं। तो निधि कहती वाई। यस बोलती है मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है, मुझे किसी को ढूंढना है, बस एक बार वो मिल जाए देन मैं अन्नू को अपनी फीलिंग्स बता दूंगी। तो निधि यस को हक कर लेती है और ये दोनों सो जाते हैं वहीं बिस्तर पे। यस बस अब अन्नू को लेके ही सोच रही होती है और उसकी कही हुई बातें अब अन्नू को यस कहते हैं ना, जब चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है तो उसका खोने का डर होता है। तो अब यस अन्नू का खोने का डर होता है, जिससे वो अपनी अब फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर चुकी है। तो क्या लगता है फ्रेंड, देखते हैं अन्नू यस को अपनी फीलिंग्स बता पाएगी, क्या अन्नू उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाएगी, करेगी, या फिर कुछ और होगा। ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। चलिए देखते हैं फिर क्या होगा। इधर सुबह हो जाती है, अन्नू के पापा पूरी रात सो ही नहीं पाते हैं। जब सुबह अन्नू उठती है तो सूर्य की किरणें खिड़की पे पड़ती हैं, तो अन्नू के पापा उठ के कर्टन हटाते हैं और खिड़की को ओपन कर देते हैं, जिससे उजाला अंदर आने लगता है। अन्नू की आँख खुल जाती है। अन्नू के पापा अन्नू को देखते रहते हैं। तो अन्नू अपने पापा से पूछती है गुड मॉर्निंग पापा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो अन्नू के पापा कहते बेटा तुम ठीक हो? तो अन्नू कहती हाँ पापा आई एम फाइन, टोटली आई एम फाइन। अन्नू की माँ अभी भी सो रही होती है। तो अन्नू के पापा फिर अन्नू के पास आके उसे देखने लगते हैं और फिर उनसे पूछते बेटा तुम ठीक हो ना? तो बेटा कल कल पूरे चांद की रात थी, पूरे चांद की रात में पूरे सपने आया करते थे, लेकिन और तुम बहुत डर जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक हो ना? तो अन्नू भी अपने शॉक्ड होके अपने पापा को देखने लगती है। कहती है हाँ पापा, मुझे कोई सपना नहीं आया। स्ट्रेंज, इस बार मुझे कोई सपना नहीं आया और मुझे डर भी नहीं लगा। इनफैक्ट मैं बहुत अच्छे से नींद ले पाई, मुझे बहुत सुकून की नींद आई है। ये मेरे साथ क्या हुआ पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके पापा कहते बेटा वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। तभी अन्नू की माँ की आँख खुलती है और अन्नू की माँ तुरंत अन्नू को पकड़ लेती हैं, टाइटली कहती है अन्नू तुम कहीं मत जाओ बेटा, तुम यहीं रहो। तो अन्नू कहती हाँ माँ मैं आपके पास ही हूँ। और अन्नू के पापा वही बात अब अन्नू की माँ को बताते हैं। तो अन्नू ये तो अच्छी बात है, उन बुरे सपनों ने मेरी बेटी का पीछा छोड़ दिया है और अब मेरी बेटी ठीक हो गई है। तभी अन्नू के पापा अन्नू की माँ की तरफ क्वेश्चन भरी नज़रों से देख रहे होते हैं और वो आंखों से इशारा करती हैं उन्हें चुप रहने के लिए, फिर वो कुछ नहीं कहते। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर फिर अन्नू के पापा से कहते हैं आप जल्दी करिए, मुझे इन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाना होगा। वो बस डॉक्टर आने ही वाले होंगे।
तो अन्नू के पापा भी कह देते हैं ठीक है मैं कुछ करता हूँ, और अन्नू के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी अन्नू के पापा अन्नू से कहते हैं बेटा वो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अन्नू कहती हाँ पापा आप कहिए ना, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्या बात है। अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, उनकी वाइफ उन्हें आँख से इशारा कर देती है। तो वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, और ऐसा करके वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी अन्नू उनके पीछे जाती है, कहती पापा क्या बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, आप मुझे बताएंगे नहीं। नहीं बेटा मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, बस मैं ब्रोकर से मिलने जा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तभी अन्नू कहती लेकिन पापा वो तो माँ को। तो उसके पापा कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ को बचाना ज़रूरी है। मैं वहाँ पे निधि और यश दोनों ही आ जाते हैं, और निधि यश माँ के लिए खाना लेके आई होती है, जो कि वो माँ को बड़े प्यार से खाना खिलाने लगती है। अन्नू ये सब अब अन्नू यश को इग्नोर कर रही थी, वो अन्नू से नज़रें भी नहीं अन्नू यश से नज़रें भी नहीं मिलाती है, वो रूम से बाहर चली जाती है। और ये सारी चीज़ें निधि वॉच कर रही थी, और निधि अन्नू की माँ से प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। अब अन्नू की माँ भी बहुत यश से बहुत हंस के बातें कर रही थी, अब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। इधर सभी के डैड को गए वो काफ़ी टाइम हो जाता है, तो डॉक्टर फिर आते हैं रूम में, और वो पूछते हैं अन्नू तुम्हारे पैसे नहीं जमा हुए हैं, ऑपरेशन का टाइम हो गया है, कब तक जमा होंगे। डॉक्टर की नज़र यश जो अन्नू की माँ को खाना खिला रही होती है उस पर पड़ती है, तो वो कहता है तो यश को अन्नू की माँ को वो खाना खिलाते देखते हैं, तो वो कहते अरे आप ये क्या कर रही हैं, आप पेशेंट को बाहर का खाना नहीं खिला सकती हैं, और यहाँ अलाउ नहीं है। और यश पे शाउट करने लगते, तभी यश को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है क्या चाहते हैं आप, आपको यहाँ आपके इस हॉस्पिटल का गंदा सा खाना खिला के मैं अपनी माँ को बीमार कर दूँ। नहीं, मेरी माँ यहाँ का खाना नहीं खाएंगी, मैं जो लेके आई हूँ वही खाएंगे। तो ये अन्नू सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो यश की तरफ देखने लगती है, और निधि यश को देखती है और अन्नू को देखने लगती है। इन दोनों का क्यूट सा आई कांटेक्ट होता है। तभी डॉक्टर कहता है लेकिन ये अलाउड नहीं है। तो यस कहती मुझे शायद आप मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, अगर आप मुझे जानते होते तो ऐसे इस तरीके से बात नहीं करते आप। वो डॉक्टर भी यस को ऊपर से नीचे तक देखता है, और फिर वो भी चुप हो जाता है। कहता है अब मुझे पेशेंट को इन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाना होगा, इनके हस्बैंड कहाँ हैं, अभी तक पैसे नहीं डिपॉजिट किया है। तो अनु वहाँ आ जाती है और डॉक्टर से कहती है डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करिए, मैं अभी डिपॉजिट कराती हूँ। ऐसा करके वहाँ से चली जाती है, और अनु जाती है अपनी बाइक उठाती है और सीधा वो लेके जाती है गैरेज में, और थोड़ी ही देर में वो पैसे लेके वहाँ आ जाती है और डिपॉजिट कर देती है। तो वो डॉक्टर देखते हैं, वो कहते हैं इतने पैसों से क्या होगा, आपको क्या लगता है वो जो डॉक्टर हैं वो ऐसे ही कोई नॉर्मल डॉक्टर हैं, वो बहुत और मेरे इंडिया के बेस्ट डॉक्टरों में से एक डॉक्टर हैं, ये अमाउंट तो उनके के लिए बहुत छोटा है, इससे तो तुम्हारी माँ का बस एक इंजेक्शन ही आएगा, आपकी माँ का इलाज वेरी कॉस्टली है। तो प्लीज़ कहने पे यहाँ पे आ रही हैं, तो आप प्लीज़ ये मजाक मत करिए, मुझे लगता है आप अपनी माँ को बचाना ही नहीं चाहते हैं। अनु से ऐसे कहते हैं, तो अनु वहाँ से हताश होकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है। बस वो रोड पे ऐसे ही चल रही होती है कि तभी उसका गाड़ी के सामने आ जाती है, और एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उस गाड़ी का ड्राइवर निकलता है, वो अनु पे चिल्लाने लगता है तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी, अगर मरने का इतना शौक है तो कहीं और जाके मरो, मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ गई, और फिर अभी तुम जाके रिपोर्ट कर दोगी। हाँ, ड्राइवर चिल्ला ही रहा होता कि उस गाड़ी से कोई निकलता है, वो अपने ड्राइवर पर चिल्लाती है तुम मुँह बंद रखो, तुम देख नहीं रहे हो उसके इतनी चोट लगी है, तुम उसी को डांट रहे हो, पहले उसे उठाओ गाड़ी में डालो, उसे हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी करो। तो वो ड्राइवर वो सहारा देके अनु को गाड़ी में बैठालती है सीधा हॉस्पिटल। अनु इधर हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है, लेकिन मैं रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ, मुझे जाना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो लड़की अनु की एक भी बात नहीं सुनती है, वो सीधा अनु को अपनी गाड़ी में बैठालती है और हॉस्पिटल ले आती है।
इधर डॉक्टर अन्नू की माँ को ऑपरेशन थिएटर में ले आते हैं। फिर अनु फिर कहती है मुझे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे अरेंज करने हैं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखिए मैं ठीक हूँ। तो कहती हाँ ठीक है कर लेना, पहले आप चलिए, आपका मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, फिर आप जाइएगा, आपकी ड्रेसिंग करनी है। लेकिन अनु उसकी बात भी नहीं सुन रही होती और वो भी बहुत जिद्दी होती, वो भी अनु की एक भी बात नहीं मानती। अनु से कहती है आप चुप रहिए, बस ड्रेसिंग हो जाने दीजिए आप अपनी। तभी अनु उस पर चिल्ला के कहती है अब मुझे अपनी माँ का ऑपरेशन कराने के लिए पैसे अरेंज करने हैं, मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वो अन्नू का हाथ पकड़ती है और उसे बैठाल देती है, उसकी जल्दी से ड्रेसिंग कर देती है। जब अन्नू की ड्रेसिंग हो जाती है तो अन्नू बाहर आ जाती है और वो ये क्यों ना मैं यस से पैसे मांग लूँ, क्या यस मुझे पैसे दे देगी। और अन्नू मन बना लेती है कि वो यस के पास पैसे मांगने के लिए जाती है। तभी वहाँ कॉरिडोर में देखती है उसके पापा भी हताश बैठे हुए होते हैं, तो वो अपने पापा के पास जाती है, पूछती है तो उसके पापा भी बहुत ही उदास होते हैं। तो वो समझ जाती है कि पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ है और वो वहाँ से अब अन्नू सोच ही लेती है कि मैं ये से सॉरी बोल दूँगी। और वो ये से पैसे मांगने के लिए जा ही रही होती है कि वो देखती है यस कॉरिडोर में बैठी होती है एक बेंच पे, उसके साथ में निधि बैठी होती है और पास में विक्रांत बैठा होता है और विक्रांत ने यस के हाथ पकड़ रखे होते हैं और वो जैसे बातें कर रहा होता है। अन्नू ये देखती है तो मैं विक्रांत अन्नू यस को हक कर लेता है और अन्नू को अब और देखा नहीं जाता, तो अन्नू वहाँ से वापस चली जाती है, वो सीधा हॉस्पिटल के बाहर चली जाती है और निधि उसे जाते हुए देख लेती है। तभी वो सीधा वहाँ टेंपल में चली जाती है और बस मंदिर में जाके वो भगवान के सामने रोने लगती है, भगवान जी मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। और अन्नू ऐसे रोने लगती है। तभी वहाँ अन्नू वहीं मंदिर में ही बैठी रहती है। ऐसे करते 2 दिन बीत जाते हैं। इधर अन्नू के पापा भी बहुत परेशान होते हैं और यस निधि सभी अन्नू को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन अन्नू मिलती ही नहीं है, किसी को नहीं मिलती है। अन्नू बस भूखी प्यासी वहीं मंदिर में बैठी रहती है। तभी वहाँ पंडित जी आते हैं, कहते हैं अरे बेटा तुम 2 दिन से मैं देख रहा हूँ तुम यहीं बैठी हो, बस रोए जा रही हो, क्यों रो रही हो, क्या बात है। तो अन्नू ने अपनी बताती है। तो वो कहते बेटा तुम माँ के दरबार में आई है, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, माँ तुम्हारी माँ को ठीक कर देगी। और वो उसे अन्नू को प्रसाद देते हैं। तभी वहाँ पे अन्नू के कंधे पे किसी का हाथ आता है, तो अन्नू पीछे पलट के देखती है तो वो वही डॉक्टर होती है। कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम तो कह रही थी तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होना है, तुम ठीक हो, वो अब ठीक है तुम्हारी माँ। तो अन्नू उन्हें देखती है, कहती मुझे नहीं पता मेरी बात ठीक है या नहीं। अन्नू कुछ बात से जाने लगती, तभी उसे एकदम से चक्कर आ जाता है, वो गिरने वाली होती। तभी वो जो लड़की होती है वो अन्नू को संभाल लेती, कहती तुमने अपनी हालत देखी है, तुम क्या हालत बना रखी है, तुम मेरे साथ चलो। तो अन्नू मना कर देती, नहीं मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल जाना है, अपनी माँ को देखना है। तो वो कहती नहीं पहले तुम मेरे साथ चलो, तुम देखो तुम चल भी नहीं पा रही हो। तो अन्नू कहती नहीं मुझे अपनी माँ के पास जाना है। तो वो कहती है तुम जाओगी कैसे, जब तुम कुछ सही से खड़ा हुआ नहीं जा रहा है तुम्हें, तुम कैसे जाओगी, तुम मेरे साथ चलो फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। और वो ज़बरदस्ती अन्नू को अपने साथ अपने होटल में ले आती है। अन्नू बहुत मना करती है लेकिन वो नहीं मानती है। वो अन्नू को घर पे होटल में लाती है, फिर अन्नू को खाने के लिए देती है, लेकिन अन्नू का तो मन ही नहीं कर रहा होता खाने के लिए। ज़बरदस्ती वो अन्नू को थोड़ा खिलाती है, तो अब अन्नू को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। तो अन्नू अपना मोबाइल देखती है और वो उसकी बैटरी डेड हो चुकी होती, तो अन्नू अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाती है और जैसे ही वो स्विच ऑन करती है थोड़ी ही देर में उसके पापा की उस पर कॉल आ जाती है और वो बताते हैं अन्नू बेटा तुम कहाँ हो, तुम्हें हम 2 दिन से कितना ढूंढ रहे हैं, हर जगह देख लिया, आप ये थी तुम्हारी माँ तुम्हें कितना पूछ रही है। तो अन्नू कहती माँ ठीक है पापा, कहती हाँ वो ठीक है, वो उसका ऑपरेशन भी हो गया है और माँ अब तुम्हारी घर पे आ गई है। तो अन्नू कहती क्या पापा ऑपरेशन हो गया माँ का, कहते हैं हाँ माँ का ऑपरेशन हो गया, वो घर पे आ गई हैं और वो तुम्हें पूछ रही हैं तुम कहाँ हो, जल्दी बेटा जल्दी घर पे आओ। तो अन्नू कहती ठीक है पापा मैं अभी आ रही हूँ। ऐसा करके वो फ़ोन रख देती है, वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहती है अरे कहाँ जा रही हैं आप, सुनिए तो। लेकिन अन्नू कुछ नहीं सुनती और सीधा अपने घर आ जाती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखना होगा जब विक्रांत ने फिर से एंट्री मारी है यस की लाइफ में, इससे क्या होगा। और ये जो
न्यू लड़की आई है, ये कौन है? क्या इसके आ जाने से यस और अनु अब दूर हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, या फिर एक हो पाएंगे? ये देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।